Hello students, hope you all are good. Welcome to this video based on the numericals of IR spectroscopy. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो क्वेश्चंस जो कि AKTU में आ चुके हैं एंड एज वेल एज विल बी डूइंग सम ऑफ द क्वेश्चंस विच आर एक्सपेक्टेड टू कम. तो शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से. First question is calculate the approximate frequency of CH stretching vibration from the following data. Force constant, that is K, it is given as 5 into 10 to the power 5 grams per second square. Mass of carbon atom जिसको हमने m1 एज्यूम कर लिया है, this is 20 into 10 to the power minus 24. Mass of hydrogen atom जो कि m2 हमने माना है, this is 1.6 into 10 to the power minus 24. Now इस तरीके के क्वेश्चंस जहाँ पे कि हमें या तो फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है या वेव नंबर कैलकुलेट करना है, ये IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के जो क्वेश्चंस होते हैं इनको हम सीधा सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हुक्स लॉ. हुक्स लॉ जैसा कि आप जानते हैं, हुक्स लॉ का फार्मूला क्या होता है, या तो हम फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में लिख सकते हैं या तो हम वेव नंबर की टर्म्स में भी इस फार्मूले को लिख सकते हैं. तो अगर फ्रीक्वेंसी के लिए लिख रहे हैं तो हम लिखेंगे न्यू इज इक्वल टू 1/2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ के बाय म्यू. और अगर हमें ये वेव नंबर की टर्म्स में लिखना है तो व्हाट वी विल डू इज, क्योंकि वेव नंबर जो होता है वो क्या होता है, दैट इज न्यू अपॉन सी. यानी फ्रीक्वेंसी को जब हम लाइट की वेवलेंथ से वेलोसिटी ऑफ लाइट से डिवाइड कर देते हैं तो उस हमें फॉर्मूला मिलता है. तो चलिए एक एक करके सॉल्व करना शुरू करते हैं. सबसे पहले है HCHO एंड CH3CHO. HCHO एंड CH3CHO. देखिए हमने पढ़ा हुआ है कि सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड में अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो सिंगल बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है इन कंपैरिजन टू दी डबल बॉन्ड. क्यों होता है ऐसा, क्योंकि सिंगल बॉन्ड में जो बॉन्ड लेंथ है वो ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू डबल बॉन्ड. एज वेल एज हमने पढ़ा हुआ है कि जो स्टेबिलिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड ऑर्डर के, है ना. तो बॉन्ड ऑर्डर डबल बॉन्ड का कितना होता है 2 और सिंगल बॉन्ड का होता है 1. दैट मीन्स डबल बॉन्ड इज मोर स्टेबल इन कंपैरिजन टू दी सिंगल बॉन्ड. या हम कह सकते हैं कि सिंगल बॉन्ड वीक होता है डबल बॉन्ड की कंपैरिजन में. अब जहाँ भी आपको कार्बोनाइल ग्रुप देखने को मिले, जब हम IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के क्वेश्चंस कर रहे हैं और जहाँ भी आपको कार्बोनाइल ग्रुप देखने को मिले तो आप कार्बोनाइल ग्रुप में देख सकते हैं कि इस तरीके से ऑक्सीजन बीइंग हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉन्ड को अपनी तरफ खींच लेता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज ले लेता है, पार्शियल नेगेटिव, एंड कार्बन विल बी पार्शियल पॉजिटिव. लेकिन इसके दौरान क्या हुआ, डबल बॉन्ड जो है वो हमारा सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया. ठीक है, यानी कि बॉन्ड कैसा हो गया, वीक हो गया. अब देखिए अगर हमारे पास यहाँ कार्बन के दोनों तरफ कोई ऐसा ग्रुप लगा है जो कि इसको इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करे, यानी कि पॉजिटिव आई ग्रुप अगर हमारे पास लगा है जो कि इसको इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करे, तो ये इफेक्ट कैसा होगा, ये इफेक्ट थोड़ा सा ज़्यादा स्टेबलाइज हो जाएगा. यानी कि सिंगल बॉन्ड जो है वो ज़्यादा स्टेबल है इस केस में, क्योंकि कार्बन अगर पॉजिटिव है तो इसकी टेंडेंसी क्या होगी कि ये वापस इलेक्ट्रॉन्स खींचे अपनी तरफ. लेकिन क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन्स देने के लिए यहाँ पे कोई पॉजिटिव आई ग्रुप है तो इसको इलेक्ट्रॉन्स की सप्लाई इधर से मिल रही है. दिस इज़ मोर देन सेटिस्फाइड. तो ये जो हमारा सिंगल बॉन्ड वाला इफेक्ट बना है ये कैसा होगा, ये कंपैरेटिवली ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होगा. ठीक है. और अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास एक दूसरा कंपाउंड ऐसा है जिसमें कि ये इफेक्ट तो हुआ, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया. दूसरा कंपाउंड हमारा कैसा है कि यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड में तो कन्वर्ट हो गया, लेकिन कार्बन के पास यहाँ पे दोनों तरफ हाइड्रोजन एटम्स हैं. और हाइड्रोजन एटम्स कैसे होते हैं, ना तो पॉजिटिव आई इफेक्ट होता ना तो नेगेटिव आई इफेक्ट होता. तो अब ये कार्बन अपना पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए, अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या कोशिश करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को पुल करने की कोशिश करेगा. ठीक है, यानी कि इसकी कंपैरिजन में ये जो बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड, ये कैसा होगा, ये इतना लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा. राइट. तो हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं इससे, यहाँ से आई होप आपको सॉल्यूशन मिल गया होगा अपने क्वेश्चन का. ठीक है. तो अब देखिए HCHO एब्जॉर्ब्स एट हायर फ्रीक्वेंसी, ये ज़्यादा फ्रीक्वेंसी पे एब्जॉर्ब करेगा. क्यों होगा ऐसा, क्योंकि CH3 ग्रुप जो है वो पॉजिटिव आई इफेक्ट दिखाता है, ड्यू टू विच द CO बॉन्ड, ये जो बॉन्ड है हमारा ये कैसा हो गया है, इट लेंथन्स एंड वीकेंस. एज अ रिजल्ट इट्स फोर्स कांस्टेंट डिक्रीजेस. ठीक है.
जब फोर्स कांस्टेंट है वो क्या होता है, फोर्स कांस्टेंट बताता है कि हमारा बॉन्ड जो है वो कितना स्ट्रांग है। जितना बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग होता है के की वैल्यू उतनी ज़्यादा होती है, बॉन्ड जितना वीक होता है के की वैल्यू उतनी ही कम होती है। ठीक है, और हमें ये भी पता है कि फ्रीक्वेंसी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है के। अभी हमने देखा था हुक्स लॉ क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ के अपॉन म्यू। ये फॉर्मूला अभी हमने देखा है। तो ये फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के, यानी कि के की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी फ्रीक्वेंसी उतनी ही ज़्यादा होगी। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। ठीक है, तो यहाँ पे CH3 shows positive I effect due to which the CO bond lengthens and weakens. As a result, its force constant also decreases. डिक्रीज हो गया, इसका मतलब क्या है, CH3CHO लोअर फ्रीक्वेंसी पे एब्जॉर्ब करेगी इन कंपैरिजन टू HCHO। नेक्स्ट पेयर देखिए, नेक्स्ट है C ट्रिपल बॉन्ड C एंड C डबल बॉन्ड C। इन दोनों में से कौन सा कंपाउंड हायर फ्रीक्वेंसी पे एब्जॉर्ब करेगा। दिस इज़ वेरी इजी। अभी हमने डिस्कस किया था कि फ्रीक्वेंसी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फोर्स कांस्टेंट के। दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी फोर्स कांस्टेंट। ठीक है, अब ये देखिए कि अभी जो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड जो होते हैं इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है, इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। बॉन्ड ऑर्डर ट्रिपल बॉन्ड का कितना है 3, डबल बॉन्ड का 2, सिंगल बॉन्ड का 1, राइट। तो स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा किसकी है, ट्रिपल बॉन्ड की। उससे कम स्टेबल होता है डबल बॉन्ड, उससे कम होता है सिंगल बॉन्ड। और ये भी हमें पता है कि बॉन्ड जितना ज़्यादा स्टेबल है उसकी के की वैल्यू उतनी ज़्यादा है। ठीक है, तो के की वैल्यू किसके लिए ज़्यादा होगी, ट्रिपल के लिए या डबल के लिए, ऑब्वियसली ट्रिपल के लिए ज़्यादा होगी। एंड सिंस फ्रीक्वेंसी या वेव नंबर दीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी फोर्स कांस्टेंट, तो इसलिए कौन सा कंपाउंड हायर फ्रीक्वेंसी पे एब्जॉर्ब करेगा, ये करेगा C ट्रिपल बॉन्ड C, राइट। तो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी जो है हमारी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की कम होगी इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। नेक्स्ट देखिए OH एंड CC, इसमें हमारे पास ये दो दिए हुए हैं, ग्रुप्स दिए हुए हैं, जिसकी हमें ये बताना है कि हमारी जो फ्रीक्वेंसी है इनमें से किसकी ज़्यादा होगी। ठीक है, अब देखिए इसका अगर हम रिड्यूस्ड मास निकालना चाहें, OH और CC का अगर हम रिड्यूस्ड मास निकालेंगे तो क्या होगा, रिड्यूस्ड मास तो हमें पता है ना कैसे निकालते हैं, सीधा सीधा M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 का फॉर्मूला होता है। ठीक है, और देखने से ही हमें ये समझ में आ रहा है कि OH की जो रिड्यूस्ड मास की वैल्यू होगी वो कैसी होगी, वो कम होगी इन कंपैरिजन टू CC। कार्बन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, कार्बन के एक एटम का जो मास होता है वो कितना होता है, वो हमने पहले भी देखा है। ठीक है, देखिए पहले क्वेश्चन में ही हमने देखा था, ये देखिए कार्बन का होता है 2 × 10⁻⁻26, राइट। हाइड्रोजन का कितना होता है, हाइड्रोजन का इससे काफ़ी कम होता है। और ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का है 2.7 × 10⁻26। कार्बन और ऑक्सीजन में आप देख रहे हैं ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 2 है, ये 2.7 है। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कार्बन के साथ में कार्बन लगा है और यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ क्या लगा है, हाइड्रोजन। तो ये तो देखने से ही पता चल रहा है कि इसका जो है क्या होगा, रिड्यूस्ड मास कम होगा इन कंपैरिजन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन। और क्योंकि हमें पता है कि वेव नंबर या फ्रीक्वेंसी जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, म्यू बार के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, तो जिसका भी रिड्यूस्ड मास कम होगा उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। ठीक, तो आंसर इज OH हैज़ हायर वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C7H6O shows absorption peaks at 3010, 2700, 1600, 1580, 1480 and 1720 centimeter inverse in its IR spectrum. Suggest its structure. देखिए ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में ये जो 1720 सेंटीमीटर इनवर्स दिया हुआ है ये किसके लिए है, ये कार्बोनाइल ग्रुप के लिए है। ठीक है, ये हमें याद करनी होंगी फ्रीक्वेंसीज, तभी हम इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो 1720 जो है ये किसके लिए होती है, ये होती है कार्बोनाइल ग्रुप के लिए। इसका मतलब हमारे कंपाउंड में कार्बोनाइल ग्रुप तो है ही, और इतनी सारी जो ये फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं, ये इतनी सारी फ्रीक्वेंसीज जो दी हुई हैं, इनसे हमें ये आइडिया लग जाता है कि ये कंपाउंड हर हाल में एरोमेटिक है।
ठीक है, ये कंपाउंड कैसा है, ये एरोमेटिक कंपाउंड है, यानी कि इसमें बेंजीन रिंग होगी। सॉरी। तो यहाँ पे देखिए द पीक एट 1720 सेंटीमीटर इनवर्स कॉरेस्पॉन्ड्स टू CO। ठीक है, फिर आगे हम देखते हैं कि हमने ये जज किया कि जो ये इतनी सारी चीज़ें हैं, इतनी सारी जो ये हमें फ्रीक्वेंसीज दे रखी हैं, ये एरोमेटिक कंपाउंड के लिए हैं। ठीक है, और ये हमें कंफर्म कहाँ हो रहा है, ये जो 3010 सेंटीमीटर इनवर्स की जो आती है बैंड जो आता है, ये कॉरेस्पॉन्ड करता है बेंजीन रिंग को। ठीक है, ये हमारा बेंजीन रिंग के लिए है। तो हमें ये तो कंफर्म हो गया कि हमारे मॉलिक्यूल में जो है एक तो बेंजीन रिंग है, ठीक है, और एक हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप भी है। कार्बोनाइल ग्रुप है, इसका मतलब क्या हो गया, बेंजीन हमारी सब्सटीट्यूटेड है। ठीक है, सब्सटीट्यूटेड बेंजीन के लिए हम क्या फॉर्मूला लिखेंगे, C6H5। ठीक है, C6H5 हो गया। तो अगर हम, ये हमें दिया हुआ था C7H6O दे रखा था, और हमें ये पता चल गया कि हमारे पास इसमें बेंजीन का रिंग है, तो इसमें से अगर हम C6H5 को माइनस कर लेते हैं, H5 क्यों लिखा है, क्योंकि ये सब्सटीट्यूटेड बेंजीन है। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचेगा, CHO, ये बचा हमारे पास CHO। ठीक है, तो हमारा मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, बेंजीन रिंग बनाई हमने और इस पे क्या लगा हुआ है, CHO। तो CHO क्या हो गया, ये रहा, कार्बोनाइल ग्रुप आ गया। कार्बोनाइल ग्रुप की फ्रीक्वेंसी हमने देखा था 1720 सेंटीमीटर इनवर्स है। ठीक है, और ये बेंजीन हो गए, ये बन गया हमारा मॉलिक्यूल। दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व। सो अगेन आई एम सेइंग कि हमें फ्रीक्वेंसीज याद होनी चाहिए, तो हम इस तरीके के क्वेश्चंस आसानी से ऑप्ट कर सकते हैं। जैसे देखिए इस क्वेश्चन में तो मैंने सभी पीक्स के लिए लिख रखा है कॉरेस्पॉन्डिंग कि वो किसको कॉरेस्पॉन्ड करता है। जैसे कि 2700 जो है ये CH के लिए होता है। इसी तरीके से 1600, 1580, 1480 जो है ये कॉरेस्पॉन्ड करती हैं रिंग में जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स होते हैं। लेकिन अगर इन सब की वैल्यूज़ नहीं भी याद है और हमें सिर्फ इतना पता है कि 1720 सेंटीमीटर इनवर्स जो है ये कार्बोनाइल ग्रुप के लिए होता है, और इतनी सारी फ्रीक्वेंसीज जहाँ भी दे रखी हैं, इसका मतलब ये बेंजीन रिंग है, ये एरोमेटिक कंपाउंड है। तो इतने से ही देखिए हमारा ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो गया था। ठीक है, वी नीड नॉट मेमोराइज दीज थिंग्स, इतनी सारी फ्रीक्वेंसीज याद रखने की ज़रूरत नहीं है। जो बहुत मेन फ्रीक्वेंसीज हैं जो कि एग्जाम्स में कई बार पूछी जा चुकी हैं और जिनकी हेल्प से हम अपने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, वो तो हम याद कर ही सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 आइसोमर्स A and B of molecular formula C3H6O gives an IR absorption at 1650 centimeter inverse and 1710 centimeter inverse respectively. Assign structural formula to A and B. हमारे पास molecular formula है C3H6O जिसमें कि 2 आइसोमर्स एग्जिस्ट करते हैं A और B। ठीक है, और हमें कहाँ कहाँ पीक्स मिल रही हैं, हमें मिल रही है 1650 सेंटीमीटर इनवर्स है A के लिए, और B के लिए मिलती है हमें 170 सेंटीमीटर इनवर्स। हमें फॉर्मूले बताने हैं A और B के। अभी देखिए, अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था कि 1710 या 1720 सेंटीमीटर इनवर्स जो पीक होती है ये किसके लिए मिलती है, ये मिलती है कार्बोनाइल ग्रुप के लिए। ठीक है, ये मिलती है हमें कार्बोनाइल ग्रुप के लिए। तो यहाँ पे हमें ये कार्बोनाइल ग्रुप हो गया, राइट। ठीक है, तो इसके पॉसिबल स्ट्रक्चर्स क्या हो सकते हैं, इसके पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हमारे पास, अगर हमने कार्बोनाइल ग्रुप रखा तो हमारे पॉसिबल स्ट्रक्चर्स क्या हो सकते हैं, एक तो हो सकता है C2H5CHO जिसमें कि कार्बोनाइल ग्रुप है। ठीक है, या फिर हमारा हो सकता है CH3COCH2, यही दोनों पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हैं। एसिड तो यह है नहीं, O2 नहीं है इसमें, तो एसिड नहीं हो सकता। ठीक है, बचा क्या, ये दोनों बचे बस। ठीक है, ये हमारे स्ट्रक्चर्स हो गए। 1650 सेंटीमीटर इनवर्स है और 1710 सेंटीमीटर इनवर्स है, ये होते हैं हमारे कार्बोनाइल ग्रुप के लिए। नेक्स्ट देखिए, एल्डिहाइड्स जो हैं वो हायर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी रखती हैं कीटोन्स से। एल्डिहाइड्स की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी हायर होती है विद रेस्पेक्ट टू दी कीटोन्स। ठीक है, क्यों होता है ऐसा, अगेन CH3 ग्रुप्स की वजह से। यहाँ पे देखिए हमारे पास 2 CH3 ग्रुप्स हैं, यहाँ पे सिर्फ एक C2H5 है। हालांकि इनका भी पॉजिटिव आई इफेक्ट है और इसका भी पॉजिटिव आई इफेक्ट है। ठीक है, लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 CH3 ग्रुप्स हैं, इधर एक C2H5 है।
ठीक है, तो पॉजिटिव आई इफेक्ट किस में ज़्यादा है, कीटोन में ज़्यादा है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, पॉजिटिव आई इफेक्ट्स रिड्यूसेस दी फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब होती है उसको रिड्यूस कर देते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि कीटोन में जो फ्रीक्वेंसी होगी, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, वो कैसी होगी, कम होगी इन कंपैरिजन टू एल्डिहाइड। आई होप द थिंग्स आर क्लियर नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ कंपाउंड हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H4O2 गेव द फॉलोइंग IR पीक्स 2900 to 2950 सेंटीमीटर इनवर्स, दूसरी आती है 1710 सेंटीमीटर इनवर्स एंड 3550 to 3650 सेंटीमीटर इनवर्स। द कंपाउंड ऑल्सो गेव एफरवेसेंस विद Na2CO3। ये देखिए, ये वाली जो लाइन है एफरवेसेंस विद Na2CO3, यहाँ से हमें कंफर्म हो गया कि हमारा जो कंपाउंड है वो एसिड है, क्योंकि एसिड्स ही Na2CO3 के साथ में रिएक्ट करके एफरवेसेंस देते हैं, क्योंकि एसिड इसके साथ में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये जो एफरवेसेंस हैं ये इसी की वजह से होते हैं, CO2 की वजह से। ठीक है, तो ये लाइन हमें कंफर्म करा देती है कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, दूसरी चीज़ से हमें कैसे कंफर्म हो गया, ये पीक आ रही है 1710 सेंटीमीटर इनवर्स है, ये किसके लिए होती है, कार्बोनाइल ग्रुप के लिए, तो ये हमारा कार्बोनाइल ग्रुप हो गया, राइट। 2900 से 2950 सेंटीमीटर इनवर्स किसके लिए होती है, ये होती है CH3 ग्रुप के लिए, दिस इज फॉर CH3 ग्रुप, राइट। और ये जो है 3550 से 3650 सेंटीमीटर इनवर्स, ये होती है किसके लिए, OH ग्रुप के लिए, और OH ग्रुप भी कैसा, फ्री OH ग्रुप के लिए होती है। यानी कि क्या मतलब हो गया फ्री OH ग्रुप का, जो कि उसमें नहीं है, ठीक है, जो कि हमारा उसमें इन्वॉल्व नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, फ्री OH ग्रुप मतलब जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं है। तो हमारे पास कंफर्म हो गया, एक तो CH3 ग्रुप है, एक CO ग्रुप है और एक OH ग्रुप है, और हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C2H4O2। O2 से भी हमें पता चल रहा है 2 ऑक्सीजन है। ठीक है, तो देखिए क्या हो गया, CH3COOH, CH3COOH, ये बन गया हमारा फॉर्मूला। द कंपाउंड इज CH3COOH, राइट। नेक्स्ट देखिए, अ कंपाउंड C3H6O shows IR bands at 2950 centimeter inverse and 1720 centimeter inverse. Compound gives negative test with Tollens reagent. Identify the compound. Compound gives negative test with Tollens reagent. Identify the compound. नेगेटिव टेस्ट दिया है टॉलेंस रिएजेंट के साथ में, इसका मतलब क्या हुआ, नेगेटिव टेस्ट टॉलेंस रिएजेंट के साथ कौन देते हैं, कौन देते हैं, कीटोन। ठीक है, कीटोन देते हैं नेगेटिव टेस्ट टॉलेंस रिएजेंट के साथ में। एल्डिहाइड्स पॉजिटिव टेस्ट देते हैं टॉलेंस रिएजेंट का। तो इसका मतलब यहाँ से हमें ये समझ में आ गया कि ये कीटोन है। ठीक है, और क्या हो सकता है, एसिड भी तो हो सकता है ये, लेकिन एसिड क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला दे रखा है वो दे रखा है C3H6O। फॉर्मूला क्या दे रखा है हमें, कंपाउंड जो दे रखा है उसका दे रखा है C3H6O, एक ऑक्सीजन है, इसका मतलब एसिड तो नहीं हो सकता, क्योंकि एसिड में क्या होता है, एसिड में तो 2 ऑक्सीजन एटम्स होते हैं एसिड में, तो ये एसिड नहीं हो सकता। ठीक है, अब आप कहेंगे कि ये सब्सटीट्यूटेड एसिड भी तो हो सकता है। सब्सटीट्यूटेड एसिड जैसे कि COCl ग्रुप हो सकता है, CONH2 ग्रुप भी तो हो सकता है अगर एक ही ऑक्सीजन है। तो देखिए फॉर्मूले में ना तो Cl है ना तो NH2 है, इनकी भी प्रोबेबिलिटी ख़त्म हो गई। ठीक है, तो ये एसिड तो है नहीं, ये एल्डिहाइड भी नहीं है, क्या बचा, कीटोन बचा। कार्बोनाइल ग्रुप जो है हमारा किस में होता है, एसिड में होता है, एल्डिहाइड में होता है, कीटोन में होता है। तो बाकी सब तो प्रोबेबिलिटीज़ हमारी कैंसिल आउट हो गई, क्या बचता है, कीटोन बचता है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे अब इसके लिए, और ये हमें कंफर्म कहाँ से हो रहा है, 1720 सेंटीमीटर इनवर्स पे एक हमारी पीक है, 1720 सेंटीमीटर इनवर्स पे हमारी पीक है। तो ये किसके लिए होती है, ये कार्बोनाइल ग्रुप के लिए होती है। तो हमारे मॉलिक्यूल में कार्बोनाइल ग्रुप तो है ही। ठीक है, कार्बोनाइल ग्रुप है और एसिड नहीं है, एल्डिहाइड नहीं है, नेगेटिव टॉलेंस रिएजेंट का टेस्ट दे रहा है, इसका मतलब कीटोन है। ठीक है, तो ये CO तो हमारा यूटिलाइज हो गया। अगर हम इसमें से CO को माइनस कर दें तो क्या बचता है, CO को माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, C2H3 बचेगा, सॉरी C2H6 बचेगा। ठीक है, C2H6 बचा,
ठीक। और C2H6 में भी आप देखिए एक पीक हमारी आ रही है 2950 सेंटीमीटर इनवर्स पे, 2950 सेंटीमीटर इनवर्स पे हमें पीक मिल रही है। ये किसके लिए होती है? ये CH3 ग्रुप के लिए होती है। तो कंफर्म हो गया, यानी कि हमारे पास CH3 है, ये यहाँ पे CH3 और CH3। ठीक है, इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये देखिए नेगेटिव टॉलरेंस टेस्ट है, कंफर्म कर दिया, कीटोन है, 2950 सेंटीमीटर इनवर्स CH3 के लिए होती है, 1720 सेंटीमीटर इनवर्स CO के लिए होती है, इसलिए कंपाउंड हो गया हमारा कीटोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूजिंग IR हाउ विल यू डिटरमाइन वेदर द गिवन ऑक्सीजन इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज प्रेजेंट एज एन कार्बोनाइल, हाइड्रोक्सिल और ईथर लिंकेज। ये तो बहुत आसान है, अगर हमें अपनी रेंजेस याद हैं फंक्शनल ग्रुप्स की तो हम आसानी से बता सकते हैं। कार्बोनाइल ग्रुप तो हमें पता है कहाँ पे एब्जॉर्ब करता है, इसकी जो रेंज होती है वो क्या होती है, 1650 से 1850 सेंटीमीटर इनवर्स होती है, राइट। दूसरा क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH ग्रुप, OH ग्रुप कहाँ पे एब्जॉर्ब करता है, 3650 से 3100 सेंटीमीटर इनवर्स, राइट। दिस इज द एब्जॉर्प्शन रेंज ऑफ एल्कोहलिक ग्रुप या फिनोलिक ग्रुप। हाइड्रोक्सिल अगर हमारा अल्कोहल या फिनॉल पे है तो यही होता है। ईथर, ईथर की लिंकेज, ईथर की लिंकेज में जो ये CO ग्रुप होता है, कार्बोनाइल तो होता ही है उसमें भी, C डबल बॉन्ड होता है, लेकिन उसके साथ में CO भी तो होता है। क्या फॉर्मूला होता है ईथर का, ईथर इज COR, है ना, ईथर होता है हमारा COR। तो ये क्या हो गया, CO जो है, सॉरी इसमें कार्बोनाइल ग्रुप नहीं है, CO जो है ये कहाँ पे देता है रेंज, इसकी रेंज होती है 1250 से 1000 सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये हमें रेंजेस याद होनी चाहिए, तभी हम इस तरीके के क्वेश्चंस कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल is 1.2 into 10 to the power 14 vibrations per second. Calculate the wave number where hydrogen molecule absorption band will be observed in an IR spectrum. ये देखिए क्वेश्चन क्या बनाया हुआ है, इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एब्जॉर्प्शन बैंड देगा IR स्पेक्ट्रम में, जबकि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल तो हमें पता है कैसा होता है, उसमें डाइपोल मूवमेंट होती ही नहीं, जीरो डाइपोल मूवमेंट है ना, तो ये तो IR एक्टिव होता ही नहीं, ये तो एब्जॉर्प्शन बैंड ही नहीं देगा IR स्पेक्ट्रम में। ठीक, तो क्वेश्चन को हमें ध्यान से पढ़ना है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल लिखा हुआ है, ठीक है। H2 मॉलिक्यूल कैसा होता है, जीरो डाइपोल मोमेंट है, सो इट इज IR इनएक्टिव। तो इसका आंसर भी हम यही देंगे, सिंस H2 मॉलिक्यूल हैज जीरो डाइपोल मोमेंट इट इज IR इनएक्टिव एंड इट विल नॉट गिव एनी एब्जॉर्प्शन बैंड इन IR। पर फिर भी जैसे इन्होंने फ्रीक्वेंसी दे रखी है 1.2 इंटू 10 टू द पावर 14 फ्रीक्वेंसी में दे रखी है, ठीक है, और क्या पूछा है हमसे, वेव नंबर निकालने के लिए पूछा है। तो वेव नंबर हम कैसे निकाल सकते हैं, वेव नंबर क्या होता है, वेव नंबर इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है C/λ, 1/λ क्या होता है, वेव नंबर, ये वेव नंबर हो गया। तो वेव नंबर को हम कैसे निकालेंगे, ν/c, ν/c 1.2 इंटू 10 टू द पावर 14 को c से वेलोसिटी ऑफ लाइट से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द CH स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन इन क्लोरोफॉर्म अकर्स एट 3000 सेंटीमीटर इनवर्स, कैलकुलेट CD स्ट्रेचिंग फॉर फ्रीक्वेंसी इन ड्यूट्रॉन क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHCl3, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ क्लोरोफॉर्म। और यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है, CD स्ट्रेचिंग पूछी है, यानी कि एक और जो हमें कंपाउंड दिया गया है उसमें H ना होके उसमें हाइड्रोजन की जगह क्या है, ड्यूटीरियम है, CDCl3, ठीक है। और हमसे कहा गया है कि CD स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी हमें कैलकुलेट करनी है। तो ये भी हमें आते हैं क्वेश्चन, हम कैसे कर सकते हैं। देखिए आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, आपको स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन दे रखी है 3000 सेंटीमीटर इनवर्स पे क्लोरोफॉर्म के लिए। अब हमें पता है कि IR जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है, हम वो जनरली जो कैलकुलेशंस करते हैं या जो हम रेंज पढ़ते हैं वो वेव नंबर के टर्म्स में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हमें क्या दे रखी है, वेव नंबर दे रखा है, ये किसका, क्लोरोफॉर्म का। तो इसको हम ν/1 ले लेते हैं, क्लोरोफॉर्म के लिए हमने ν/1 ले लिया, ठीक है, यानी कि CH की जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है वो 3000 सेंटीमीटर इनवर्स ले ली। ν2 हमें कैलकुलेट करना है, यानी कि हमें CD के लिए कैलकुलेशंस करनी है, ठीक है। अब ν1 का फॉर्मूला क्या होगा, 1/2πc² K/ν1, ये कौन सा फॉर्मूला है, हुक्स लॉ,
वेव नंबर इज इक्वल टू 1/2πc स्क्वायर रूट ऑफ k अपॉन μ1, और μ2 के लिए फॉर्मूला क्या होगा, μ2 इज इक्वल टू 1/2πc स्क्वायर रूट k अपॉन μ2। ये तो सब कांस्टेंट है, पाई सी के ये सब कांस्टेंट है, फोर्स कांस्टेंट्स, ठीक है। तो अगर हम इनको डिवाइड कर दें, दोनों फार्मूलेज को, μ1 को μ2 से डिवाइड कर दें, तो क्या फार्मूला बचेगा हमारे पास, ये बचेगा μ2 अपॉन μ1। रिड्यूस्ड मास ऑफ ड्यूटीरियम वाला क्लोरोफॉर्म होगा हमारे पास, और ये वाला हो जाएगा μ1 इज रिड्यूस्ड मास ऑफ CHCl3, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, हम दोनों के लिए म्यू कैलकुलेट करेंगे, पहले दोनों के लिए हम म्यू कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। μ1 जो है CH के लिए क्या होगा, कार्बन का जो ये होता है मास होता है एक एटम का, ये मैंने आपको जो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी हमने पढ़ी थी, वीडियो में भी आपको मैंने बता रखा है कि हम किस तरीके से एक एटम का मास कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करते हैं, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एवोगैड्रोस नंबर से। एक एटम का अगर हमें मास कैलकुलेट करना है तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके मॉलिक्यूलर मास को एवोगैड्रोस नंबर से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमने यही किया हुआ है। म्यू का फॉर्मूला क्या होता है, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक। m1 क्या हो गया, कार्बन, m2 क्या हो गया, हाइड्रोजन। तो कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, 12 इंटू 10⁻³ अपॉन 6.023 इंटू 10⁻23, ये क्या है, एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है, राइट। दिस इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन, और इंटू हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के लिए 1 होता है, तो 1 इंटू 10⁻³ अपॉन 6.023 इंटू 10⁻23 अपॉन m1 प्लस m2, ये हमने कर दिया, ठीक है। ये वैल्यूज़ हमें पता है, प्लस कर लिया। इनको सॉल्व करने के बाद में हमारा आ गया 0.92 इंटू 10⁻26 kg। जैसे हमने μ1 कैलकुलेट किया है CH के लिए, इसी तरीके से हम μ2 कैलकुलेट कर सकते हैं CD के लिए। सिर्फ क्या डिफरेंस होगा, यहाँ पे ये हमने 1 लिया, वहाँ पे हम 2 लेंगे। ड्यूटीरियम का मास कितना होता है, 2 होता है, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास जो होता है उसका वो 2 होता है, तो यहाँ पे हम यही वैल्यूज़ रख के, सिर्फ हाइड्रोजन की जगह हमें ड्यूटीरियम रखना है। एज इट इज़ कैलकुलेशंस होंगी सारी, तो ये हमने μ2 कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। μ2 का जो आंसर आया कैलकुलेट करके वो आ गया ये 1.71428 इंटू 10⁻26 kg। अब हमारे पास μ1 की भी वैल्यू है, हमारे पास μ2 की भी वैल्यू है, हमें यहाँ पे सब्सटीट्यूट करनी है बस। न्यू बार 1 अपॉन न्यू बार 2 इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला था, μ2 अपॉन μ1। μ2 हमने कैलकुलेट कर लिया, μ1 अभी हमने कैलकुलेट किया है। विल सॉल्व इट, जहाँ पे कि हमें ये दिया है μ1 बार जो है हमें वेव नंबर CH के लिए दे रखा है, तो उसकी वैल्यू रख ली हमने, एंड दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट दी फ्रीक्वेंसी फॉर CD। ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग पेयर बाय IR स्पेक्ट्रम। यहाँ पे आपको एक कंपाउंड दिया हुआ है, देखिए इसका नाम है बेंजाइल एल्कोहल। बेंजाइल कब बोला जाता है, जबकि बेंजीन रिंग में CH2 ग्रुप अटैच्ड होता है, तो उसको बेंजाइल कहते हैं। तो ये हो गया बेंजाइल एल्कोहल। नेक्स्ट है हमारा बेंजीन रिंग के साथ में एल्डिहाइड ग्रुप अटैच्ड है, तो ये हो गया बेंजल्डिहाइड, राइट। अब देखिए इसमें हमें डिस्टिंग्विश करना है IR स्पेक्ट्रम के बेसिस पे, तो हम कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं इस कंपाउंड में OH ग्रुप है, बेंजीन तो दोनों में कॉमन है, ठीक है। इस कंपाउंड में हमारे पास OH ग्रुप है, तो ये OH की वजह से एब्जॉर्प्शन बैंड देगा, और हमें पता है OH की रेंज क्या होती है, दिस इज 3200 टू 3600 सेंटीमीटर इनवर्स OH की वजह से। जबकि यहाँ पे इस कंपाउंड में OH ग्रुप नहीं है, तो ये एब्सेंट होगी, ये जो पीक यहाँ पे आएगी इसमें ये एब्सेंट होगी, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कार्बोनाइल ग्रुप है हमारे पास, बेंजल्डिहाइड में कार्बोनाइल ग्रुप है, और यहाँ पे बेंजाइल अल्कोहल में कहीं भी कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, तो ये कंपाउंड हमें कार्बोनाइल ग्रुप की वजह से एब्जॉर्प्शन पीक देगा। कहाँ देगा, 1720 सेंटीमीटर इनवर्स पे, तो दिस इज ड्यू टू कार्बोनाइल ग्रुप। जबकि इस कंपाउंड में कार्बोनाइल ग्रुप नहीं है, ये एब्सेंट होगी पीक। सो दिस इज हाउ वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन दीज टू कंपाउंड्स, राइट। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चंस के बाद में भी और बीच में भी मैं आपको बताती रही हूँ, यू जस्ट हैव टू मेमोराइज द डिफरेंट जो हमारे फ्रीक्वेंसी रेंज है, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स की जो हमारी फ्रीक्वेंसी रेंज है वो आपको याद करनी बहुत ज़रूरी है। अगर वो आप एक बार याद कर लेते हैं तो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के क्वेश्चंस आसान हैं, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ अगेन दैट यू हैव टू मेमोराइज द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स।
So this is all for this video now. I would repeat the same line again. कोई भी query अगर आपकी है, कोई question आपको समझ में नहीं आया है, you can write in the comment box. I'll try to solve all the queries. Thank you so much.